ये वैल्यूएशन बबल क्या होता है? वैल्यूएशन जो है, अगर इन्फ्लेटेड है और रियल नहीं है, तो आप उसको वैल्यूएशन बबल बोलोगे। ये बबल्स आते क्यों हैं? देखिए, ये ना ह्यूमन क्रिएचर की टेंडेंसी है। हम लोगों को ना पैटर्न समझ में आता है, ठीक है? हम पैटर्न्स के हिसाब से सोचते हैं। टेक्नोलॉजी कोई आ जाती है, ठीक है? एक टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर कुछ कंपनीज मार्केट में आ गई, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी है, तो सारा इन्वेस्टर इकोसिस्टम उधर की तरफ भागेगा कि यार ये कुछ नया आया है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो उन 10 कंपनीज में से मान लेते हैं 6 या 7 की फंडिंग हो गई, तो उस सेक्टर में क्या नज़र आ रहा है कि 70% फंडिंग हो रही है। ऐसा कौन सा एसेट है जिसका आज तक वैल्यूएशन सही से नहीं हो पाया है, जिसको हम मिस प्राइस एसेट बोलते हैं? 2 ऐसे एसेट्स हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मिसप्राइस्ड हैं। उसमें सबसे पहला है अटेंशन, सेकंड है इमोशन। आप बैलेंस शीट से रेवेन्यू, प्रॉफिट सब उठा लाओगे। आप अटेंशन को कैसे वैल्यू करोगे? आप इमोशंस ऑफ द फाउंडर को कैसे इवैल्यूएट करोगे? ये वैल्यूएशन बबल क्या होता है? वैल्यूएशन बबल का मतलब ये है कि वैल्यूएशन जो है, अगर इन्फ्लेटेड है हम्म। और रियल नहीं है, तो आप उसको वैल्यूएशन बबल बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया तो देखो, हर डिकेड में आप देखो कि एक वैल्यूएशन बबल क्रिएट हुआ। स्टार्ट कर लेते हैं डॉट कॉम, ठीक है? डॉट कॉम टाइम पे कितनी कंपनीज आई, कितने कंपनीज ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, बड़े बड़े बिजनेसेस बने, लेकिन फिर बड़े बड़े वैल्यूएशंस होने के बाद वो बिजनेसेस कोलैप्स भी हुए, ठीक है? तो सबसे पहला बबल तो डॉट कॉम बबल था, और उसके बेस के ऊपर आप उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इसके बाद तो इससे बड़ा कुछ आने वाला नहीं है। हम्म। तो ये 90s के टाइम पे अपना डॉट कॉम बबल आया। उसके बाद नेक्स्ट डिकेड में आ गए हम, तो आ गया हाउसिंग बबल, ठीक है? तो हाउसिंग बबल का कोलैप्स कब हुआ? 2008-9 के आसपास, जो सब प्राइम क्राइसिस एंड ऑल हुआ, तो आप ये देखिए कि वो नेक्स्ट बबल कोलैप्स हुआ, ठीक है? तो वो हमारा सेकंड बबल था। उसके बाद आ गया देखिए क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी वाला जो फेज़ में ऐसे लगता था कि हाँ, ये मार्केट्स अब ऑल टुगेदर न्यू डायमेंशन में जा रही हैं, और उसके अराउंड जितने भी वैल्यूएशंस हुए, आप ये देखिए, दे वर ऑल बबल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो आज की डेट में आप देखो कि बिटकॉइन की क्या हालत है, ये बुरी तरह से कोलैप्स हुआ। तो अगर ये रियलिस्टिक था और बहुत ही स्टेबल था, तो ये इतने बड़े बड़े क्रैश नहीं होने चाहिए थे, राइट? तो ये वैल्यूएशन बबल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ईवी का टाइम आ गया, ठीक है? तो ईवी वाला जो फेज़ है, आप देखो कि बहुत सारी कंपनीज़ ईवी की तरफ चली गई, इन्वेस्टर्स का फंड जो है ईवीज़ की तरफ चला गया, तो वो एक बबल क्रिएट होना शुरू हुआ, है ना? तो उस केस में आप देखो कि जितनी भी कंपनीज़ हैं और जो फंड्स हैं, उनका सारा का सारा मूवमेंट ईवी की तरफ जाने लगा। तो वो जो फेज़ ऐसा क्रिएट होता है, जब बबल क्रिएट होता है, तो पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके अराउंड मूव करना शुरू कर देता है। हर आदमी उस बारे में सोचना शुरू कर देता है। न्यूज़ मीडिया के अंदर भी वो चीज़ें होने लगती हैं। आप अपने आसपास कोई डिस्कशन में भी बैठोगे तो आप वही बातें होंगी, ठीक है? इसके बाद क्या फ़ेज़ आया? एआई आ गया। आज आप देखो कि पिछले 1 साल के न्यूज़पेपर को उठा के आप देख लो, शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिसके अंदर एआई वर्ड न्यूज़पेपर में ना हो, एग्जैक्टली। ठीक है? तो अब ये भी एक बबल ही क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखिए, पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी, पूरी फाउंडर कम्युनिटी, उनको ये लगता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट एआई के साथ जुड़ के नहीं बनेगा, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा। बट क्या एआई के अलावा पूरे के पूरे वर्ल्ड में बाकी सब बिजनेसेस बंद हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी कि जितना भी फ्लो ऑफ कैपिटल, या फिर फ्लो ऑफ ऑल द स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो सारा का सारा एआई की तरफ ही जा रहा है, ठीक है? तो ये एक ऐसा बबल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप देखो कि वैल्यूएशंस बहुत ही इन्फ्लेटेड हो जाती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े उनको मल्टीपल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि एक वैल्यूएशन बबल है, क्योंकि वो 100% रियलिस्टिक तो नहीं है, ओके। ठीक है? अब एडटेक में हमने देखा, एडटेक में अगर मान लीजिए कि बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूएशंस होती, तो बायजूस का वैल्यूएशन में क्रैश नहीं आता। तो यानी कि कहीं न कहीं ग्राउंड्स में गड़बड़ थी, और वो रियलिस्टिक नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। दैट्स व्हाई दे वर वैल्यूएशन बबल्स। दैट मीन्स कि हर किसी बबल का एक फेज आता है। बिल्कुल फेज़ आता बबल है। जब जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो बर्स्ट आउट भी होता है। तो देखिए एआई एंड जैसा आपने बताया ईवी का, तो इसका भी टाइम फेज लिमिटेड टाइम तक ही है। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग आज एआई की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं कि अपने करंट को
ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए वैल्यूएशन बबल है। ओके। राइट। अगर हम ये देखें कि एआई ठीक है आ गया है, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो ठीक बात है, लेकिन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या सोच रहा है, वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोच रहा है, वो फ्यूचर को नहीं देख रहा है। ठीक है, हम फ्यूचर को शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और जो आज एआई के आज के करंट को देख करके हम ओवर एस्टिमेशन ऑफ की तरफ चले गए हैं, ओवर एस्टिमेशन की तरफ चले गए हैं। उस वजह से ये पूरा का पूरा एक वैल्यूएशन बबल की तरह नज़र आ रहा है। तो ये बबल्स आते क्यों हैं? देखिए, ये ना ह्यूमन क्रिएचर की टेंडेंसी है। हम लोगों को ना पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, हम पैटर्न्स के हिसाब से सोचते हैं। अब पैटर्न्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्नोलॉजी कोई आ जाती है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर कुछ कंपनीज मार्केट में आ गई, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी है तो सारा इन्वेस्टर इकोसिस्टम उधर की तरफ भागेगा कि यार ये कुछ नया आया है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो उन 10 कंपनीज में से मान लेते हैं 6 या 7 की फंडिंग हो गई, तो उस सेक्टर में क्या नज़र आ रहा है कि 70% फंडिंग हो रही है। एग्जैक्टली, हाँ। अब पैसा, कैपिटल का मूवमेंट हुआ, सारा का सारा पैसा उस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब जब सारा का सारा पैसा उधर आ गया तो उस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप और ज़्यादा बनने लगे। तो हो सकता है अगले ईयर के अंदर जब हम देखें तो 10 में से 6 ना हो करके 4 कंपनीज़ का फंडिंग हुआ। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि एक तरफ एक बारी पूरा का पूरा फ्लो जो है उधर का फंड्स का उस सेक्टर की तरफ आ गया। ठीक है, तो जब पूरी की पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी एक डायरेक्शन में चले गई, फाउंडर्स भी उस थॉट प्रोसेस में ही चले गए, तो ये सारा का सारा एक साइकिल क्रिएट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, एक कंपनी ने मान लीजिए सक्सेस अचीव कर लिया, तो एक स्टैम्प लग गया उसके अंदर कि हाँ इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। ठीक है, तो रेवेन्यूज़ भी आने लग गए और उस बेसिस के ऊपर उसके वैल्यूएशन का एक पैरामीटर सेट हो गया। ठीक है, तो जैसे बायजूस का हमने देखा कि बायजूस का वैल्यूएशन इतना हाई चला गया, तो आप देखो उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो थोड़ा बहुत भी एडटेक में इंटरेस्टेड थे उनको लगा कि यार यही बनाएंगे, हमारी भी बायजू बन जाएगी। ठीक है, Exactly, लेकिन क्या सबको उतना वैल्यूएशन मिला? नहीं मिला। उस टाइम पे सबका एक टारगेट ये होता था बायजूस वैल्यूएशन। ठीक है, तो उसके आसपास जितने भी वैल्यूएशंस हुए वो सारे के सारे वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंस बायजू को देखा गया। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर देखा गया तो जो वैल्यूएशन नीचे मान लीजिए कि 10-10 करोड़ की कंपनीज थी अगर सपोज, तो उसके अंदर 10-10, 15-15% का हाइप तो सिर्फ इसी वजह से मिल गया कि हाँ बायजू का वैल्यूएशन इतना गया। तो एक ओवरऑल हाइप जब मार्केट में क्रिएट हो जाता है वो बिकॉज ऑफ दिस साइकिल ये क्रिएट हो जाता है, और क्योंकि हम ट्रेंड ही समझते हैं, ह्यूमंस जो हैं वो एक साइकिल के तरीके से बेटर समझ पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ इधर अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर ईवी आया तो स्टार्टिंग में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ग्रोथ होगी, तो वो उस पैटर्न में फिर एआई जब आ गया तो अब एआई में भी वही साइकिल चालू हो गया। ठीक है, तो ये साइकिल जब तक पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ इन्वेस्टर कम्युनिटी या फिर फाउंडर कम्युनिटी मूव नहीं करती। ठीक है, Okay. तब तक ये सारा का सारा जो गेम है ये सारा वैल्यूएशन बबल ही इंडिकेट करता है। ओके, तो इसके बीच में इन्वेस्टर क्या मिस कर देता है? इन्वेस्टर कम्युनिटी में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि सपोज़ कोई वीसी है, उसने 100-200 करोड़ रुपया उठा करके किसी एआई में डाल दिया, एआई कंपनी में डाल दिया। एंजल इन्वेस्टर है, वो शायद उतना बड़ा फंड नहीं डाल पा रहा, लेकिन उसके माइंड में एक सेटिंग हो गई कि हाँ एआई में पैसा डाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली बड़े इन्वेस्टर्स ने छोटे इन्वेस्टर्स का डायरेक्शन भी उधर ही कर दिया। ओके। उससे क्या होगा कि एवरी एंजल इन्वेस्टर इज लुकिंग एट द कंपनी विच कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑफ 100x। ठीक है, तो ये जो फंडिंग हो रहा है या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, अब ये तो इन्वेस्टर साइड से देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फाउंडर कम्युनिटी को भी देखें तो अगर एक बड़ी न्यूज़ आ गई कि हाँ एक वीसी ने, सपोज आज की डेट में मैं कहता हूँ कि एक नई कंपनी सॉरी मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी देखते ही इन्वेस्टर को तो पता है कि कोई कंपनी अगर आएगी तो मुझे इसमें इन्वेस्ट कर देना है, लेकिन फाउंडर कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि हाँ यार ये नई टेक्नोलॉजी आई, इस पर काम करते हैं, शायद मेरी फंडिंग ईजिली हो जाएगी। तो ऐसा आप अकेले नहीं सोच रहे हो, ऐसे एन नंबर ऑफ फाउंडर्स आज की डेट में सोच रहे हैं। तो Okay. यानी कि जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो सारी की सारी किधर हो गई है, वो उस टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जब वैल्यूएशन बबल क्रिएट होता है वो इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग इन एक्साइटमेंट।
वो जो उस नई टेक्नोलॉजी की एक्साइटमेंट है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, या फिर मेरे को इस बिज़नेस में, नॉर्मल बिज़नेस में 20x मिलता है तो शायद मुझे 40x मिल जाएगा, तो दिस एक्साइटमेंट इज़ द प्रॉब्लम। और वो अनरियलिस्टिक होने की वजह से वैल्यूएशन के अंदर इतना इन्फ्लेट हुआ दिखाई देगा आपको कि वो एक बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट हो जाता है। और हमने कितने सारे ऐसे केसेस देख लिए, बायजू इज़ नॉट ओनली द एग्जांपल, राइट? तो बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर सेम ये स्टोरी हो चुकी है। ओके। तो अब इस सिनेरियो में इन्वेस्टर अगर देखें तो वो क्या मिस कर रहा है? आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो करंट को देख के चल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं और जो देखना चाहिए वो है उसके बियॉन्ड। एआई के बियॉन्ड क्या है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं और वो प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आज एआई की कंपनीज़ में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी बेटर है, क्योंकि देखो काफ़ी हद तक एआई स्पेस सैचुरेट हो चुका है। ओके। आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन सैचुरेशन और रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट? इसके बाद क्या होगा? एआई के ऊपर क्या हो जाएगा? अब आप देखो, जितनी भी आईटी की कंपनीज़ थी, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स एआई, है ना? अब सब बना रहे हैं, सबके पास कैपेबिलिटी हो गई। आज की डेट में तो एआई इतने कैपेबल हो गया कि अगर मैं और आप भी शायद आज आप बैठेंगे तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, उसके बेस के ऊपर आप कुछ भी एआई रिलेटेड बना लोगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रेड ओशन क्रिएट हो रहा है। रेड ओशन मतलब बेसिकली कि देखिए बहुत सारे जब कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है उनके बीच में, तो फिर किसी को भी कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है? नंबर ऑफ आप मान के चलो कि जो शेयर है वो ज़्यादा हो जाते हैं और शेयर सबको बहुत छोटा-छोटा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? स्प्लिट हो गया। अब उसके बियॉन्ड जाके क्या होगा? अगर हम आज की डेट में एआई को देखें तो एआई की बैकबोन है क्या? एआई की बैकबोन है डेटा। तो डेटा ओनरशिप फ्यूचर है। आज आप एआई की बात करते हो, तो जो मुझे फ्यूचर नज़र आता है वो नज़र आता है डेटा ओनरशिप। अब आप देखो कि एक टर्म होती है, बेसिकली टर्म में एक फ्रेज़ होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप डेटा ख़राब डालोगे एआई के सिस्टम में तो आउटपुट ख़राब ही आएगी। एग्जैक्टली। और अगर आप अच्छा डेटा इसमें फीड करोगे तो अच्छी आउटपुट आएगी। तो यानी कि डिपेंडेंसी क्या एआई सिस्टम के ऊपर है? नहीं, डिपेंडेंसी डेटा के ऊपर है। तो आगे आने वाले टाइम में जो फोकस होगा, नया जो सेक्टर निकल के आएगा या नया जो डोमेन या टेक्नोलॉजी जो आएगी, दैट विल बी अराउंड डेटा ओनरशिप, डेटा वैलिडेशन, दैट विल बी द न्यू थिंग। ओके। ठीक है? तो उसके अराउंड अगर इन्वेस्टर आज की डेट में नहीं देख रहा, तो वो बहुत बड़ा मिस है उसके लिए। तो आज अगर आप एआई देख रहे हो तो एआई का तो कंपटीशन अब ऑलमोस्ट बहुत हाई है, ठीक है? लेकिन अगर हम उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं, तो आप ये देखो कि आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि जो पहले मशीनरी, लैंड, बिजनेसेस इस तरह से चल रहे थे, और एक बिज़नेस आज की डेट में क्या हो गया, स्क्रीन्स पे आ गया। सारा का सारा डेटा ड्रिवन हो गया, ठीक है? स्क्रीन ड्रिवन हो गया। तो आज देखो कि मेजॉरिटी टाइम हम स्क्रीन्स के सामने बिता रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले फ़िज़िकल एसेट्स ज़्यादा होते थे और आज की डेट में सारा का सारा डेटा, ये सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स और ये गैजेट्स, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्क्रीन्स। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या होने वाला है? इसके बाद होगा फिज़िकल एआई, ओके। ठीक है? रोबोटिक्स। आज की डेट में जो हम नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारे स्पेस ऐसा है जहाँ पर आज भी फिज़िकल एसेट्स की ज़रूरत है। अब फिज़िकल एसेट्स में क्या हो सकता है? देखिए, रोबोट्स हो सकते हैं। वेयर हाउस के अंदर आज की डेट में ह्यूमंस काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर उसकी जगह रोबोट्स लगा दिए जाएँ, तो आप देखो कि वो तो 24 आवर्स काम करता रहेगा, जब तक वो चार्ज है तब तक चलता रहेगा, लेकिन ह्यूमंस से आप काम नहीं करा सकते। एग्जैक्टली। तो जो नेक्स्ट एआई के बाद अगर डेटा ओनरशिप इज़ वन ऑफ द सेक्टर, देन फिज़िकल एआई इज़ द नेक्स्ट थिंग। उससे रिलेटेड जितना भी वर्क फोर्स है, अगर हम देखा जाए, ठीक है? या फिर अपने घर में आप नॉर्मल एग्जांपल के हाउस हेल्प आप देख लें, तो अगर ये सारा का सारा आप देखो कि आप आज की डेट में रोबोट्स आ रहे हैं जो आपके फ्लोर्स की क्लीनिंग कर करेक्ट। देते हैं। आगे आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में आप ये देखेंगे कि सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे, ठीक है? तो फिज़िकल एआई इज़ द न्यू थिंग। तो हम आज की डेट में अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एआई पे अटके हुए हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी पीई फर्म्स ऐसी हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग टूवर्ड्स इट, ठीक है? तो डेटाज़ पे दे आर वर्किंग डेडिकेटली।
then they are working on robots, robotics, physical AI. तो this is the new domain which will emerge, जिसको आज की डेट में फाउंडर्स या फिर इन्वेस्टर्स नहीं देख रहे हैं. ओके. तो देखिए ऐसा ना, आज की डेट में आप अपने आसपास अगर रोबोट्स देख रहे हो तो दे लुक्स वेरी सिंपल. बड़ा सिंपल सा रोबोट होगा, दे लुक लाइक रोबोट. आगे आने वाले 10 साल में आप ऐसे रोबोट्स देखेंगे जिसको आप देख करके बता नहीं पाओगे ये ह्यूमन है या रोबोट है. तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट. तो एआई से डरना आज की डेट में सर्विसेज सेक्टर को दिखाई दे रहा है कि हाँ, सर्विसेज सेक्टर कहीं ना कहीं श्रिंक होगा उसकी वजह से. लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो ये रोबोटिक्स या फिर फिज़िकल एआई मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये देखो कि ये भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है. ओके. इसके बाद इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर सकता हूँ, लॉन्जेविटी. आज की डेट में देखो हमारे पास कंफर्ट के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, हम ड्राइव कर रहे हैं, कार्स हैं हमारे पास ट्रैवल के लिए. ठीक है, ईवी चल रहा है, नॉइज़ कम हो गया, आप घर में बैठे हैं, एसी चल रहा है. तो हिट कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा लॉन्जेविटी पे. सब कुछ आपकी चीज़ें, कंफर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन कम क्या हो रहा है? आपकी एज कम हो रही है. एवरेज एज आप देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड कम होती जा रही है. ठीक है, तो लॉन्जेविटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है. इसके अराउंड बहुत रिसर्चेस होनी चाहिए और ऑलरेडी हो भी रही हैं, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ह्यूमन एज को बढ़ाया जा सके. तो ये एक और डोमेन है जो कि आगे आने वाले टाइम में एक्सपैंड करेगा. और इसके अराउंड अगर कंपनीज बनाई जाएँ, स्टार्टअप्स बनाई जाएँ या इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके रिटर्न्स विल बी ह्यूज. तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो आप देख सकते हो कि ये बियॉन्ड एआई है. तो जो हम एआई देख रहे हैं, सिर्फ एआई इज़ जस्ट वन ऑफ द सेक्टर या वन ऑफ द पीस ऑफ द केक. अभी बाकी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है. ऐसा कौन सा एसेट है जिसका आज तक वैल्यूएशन सही से नहीं हो पाया है, जिसको हम मिस प्राइस एसेट बोलते हैं? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. देखो, दो ऐसे एसेट्स हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मिसप्राइज्ड हैं. उसमें सबसे पहला है अटेंशन, सेकंड है इमोशन. ओके. आप बैलेंस शीट से रेवेन्यू, प्रॉफिट सब उठा लाओगे. ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी लगा लोगे. ठीक है, लेकिन आप अटेंशन को कैसे वैल्यू करोगे? आप इमोशंस ऑफ द फाउंडर को कैसे इवैल्यूएट करोगे? ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जब आप अपना टीवी ऑन करते हो तो आपको नेटफ्लिक्स भी नज़र आता है, आपको सोनी लिव भी नज़र आता है, आपको प्राइम भी नज़र आता है, आपको XYZ दुनिया भर के ऐप्स नज़र आते हैं. लेकिन आप एक सेट उस पे ना जाके सब पे एक्सप्लोर करते हो. तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, दे आर सीकिंग योर अटेंशन. और ये ऐसा एक टीवी में नहीं हो रहा, दुनिया भर के सब टीवी में सेम ही चीज़ हो रही है. तो यानी कि एक अटेंशन एक ऐसा असेट है जो कि कहीं बैलेंस शीट पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बहुत ही मिसप्राइज्ड है आज की डेट में. तो नेटफ्लिक्स का जब वैल्यूएशन होगा या फिर अमेज़न प्राइम का या फिर किसी भी और चैनल का अगर हम देखें या किसी यूट्यूब चैनल्स को ही आप देख लो, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट सीकिंग अटेंशन, राइट. तो वो मिसप्राइज्ड है. सेकंड इज़ द इमोशन. अब जैसा कि मैंने बताया कि चलो अटेंशन को भी छोड़ दो, आपको अपने आसपास इतनी एड्स आने के बाद आपको शायद सिर्फ वही एड्स याद होंगी जिसके साथ कोई ना कोई आपका इमोशन बंधा हुआ है. एग्जैक्टली. है ना. तो अगर इमोशन नहीं है तो वो ऐड नहीं चलेगी. ठीक है, तो इमोशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द असेट दैट इज़ नॉट विजिबल ऑन द बैलेंस शीट, मे बी नॉट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ स्टिल देयर इन द वैल्यूएशन एस्पेक्ट. तो उन सब वैल्यूएशन तक अभी शायद ये हमारी इंडस्ट्री नहीं पहुंची है. ठीक है, तो ये एसेट्स जो हैं ये मिसप्राइज्ड है. और आगे के फ्यूचर मॉडल्स वो कैसे चेंज होंगे? देखिए, आगे के जो वैल्यूएशन के मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं. आप देखो, एक टाइम ऐसा था कि इंडस्ट्रीज़ होती थी, है ना, मशीन्स होती थी, उसके बाद प्लांट्स होते थे, वो सारा फिज़िकल साइड पे था, है ना. उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई, IPs आ गए. ठीक है, ब्रांड्स आ गए, ये सब चीज़ें आ गई. अब हम उसके आगे जा रहे हैं. अब AI आ गया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई.
ठीक है, एल्गोरिथम्स आ गए, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर आप देखो कि धीरे 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 शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन के मॉडल्स हैं वो सभी पुराने हैं आज भी। ओके। आज भी जो वैल्यूएशन के मॉडल्स लगाए जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स वो पुराने ही मॉडल्स लगा रहे हैं। अगर आप सेम मॉडल्स लगा रहे हो, वो मॉडल्स तब डिराइव किए गए थे जिस टाइम पे ऑल टुगेदर एज ही डिफरेंट थी। आप 50-100 साल पुराने वैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो। जो आज की डेट में कंपनीज हैं, उनका पूरा फ्लेवर ही चेंज हो चुका है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूएशन मॉडल्स को भी चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज की डेट में ये मॉडल्स को चेंज करके या नॉर्मलाइज करके या फिर एडजस्ट करके यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि जो नए फैक्टर्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अटेंशन, डिपेंडेंसी ऑफ फाउंडर। अब ये तो किसी मॉडल में कहीं नहीं लिखा, तो ये अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वो वैल्यूएशन रियलिस्टिक नहीं आ रही। कहीं ना कहीं देखो, इन्वेस्टर को भी नहीं पता कि ये लगाया जा सकता है, तो अगर उनके सामने उस तरह की रिपोर्ट्स पहुंचेंगी तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये भी फैक्टर्स हैं जो कि वैल्यूएशन में नज़र आने चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये आज की डेट में मेजॉरिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो डायनामिक्स है वैल्यूएशन डोमेन का, उस तरफ जाना चाहिए और काफ़ी हद तक उस तरफ मूवमेंट हो भी रही है। ठीक है, लेकिन वो फिर अभी रिसर्च का विषय है कि इमोशंस को कैसे वैल्यूएशन के अंदर लाया जाए या अटेंशन को कैसे लेके आया जाए। दैट इज़ स्टिल टास्क ऑफ रिसर्च। इन द कमिंग ऑफ ईयर्स में ये इंक्लूड होगा वैल्यूएशन। देखो, वैल्यूएशन के अंदर हम ऑलरेडी इन सब फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके सब्जेक्टिविटी बेसिस के ऊपर और केस टू केस बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि नंबर्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इतनी ना हो करके हमारा जो फोकस है क्वालिटेटिव फैक्टर्स की तरफ हो, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर है जो हर कंपनी के लिए अलग होंगे। ओके। ठीक है, हर सेक्टर के लिए अलग होंगे। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि सपोज़ करिए कि दो फाउंडर्स हैं, एक फाउंडर मेल है, दूसरा फीमेल है, राइट, और दोनों ही बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि किसके इमोशंस ज़्यादा जुड़ेंगे बेबी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये वैल्यूएशन में आना ज़रूरी है। आप सिर्फ एक नंबर देख करके डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसको वैल्यूएशन कितना देना है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वार्निंग साइंस क्या है नेक्स्ट वैल्यूएशन बबल्स के लिए? देखिए, जब भी हम लोग कैश फ्लोस पे फोकस ना करके और एक्साइटमेंट पे फोकस करेंगे तो आप ये मान के चलो कि हम वैल्यूएशन बबल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, बिजनेस के अंदर तो मुझे ये देखना है कि कितना बिजनेस मैं जनरेट कर रहा हूँ, कितना नंबर्स मेरे को आ रहे हैं और किस तरह से मेरे आगे आने वाले टाइम में कैश फ्लो जनरेट होंगे। दैट इज़ बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैं उसको ना देख करके मैं सिर्फ इस बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, ये सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि देखिए, मैक्सिमम चीज़ें नैरेटिव के आसपास घूम रही हैं कि हाँ, नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा है और इकोसिस्टम पे फोकस नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इफ़ वी आर फोकसिंग मोर ऑन नैरेटिव एंड लेस ऑन इकोसिस्टम, दैट इज़ अगेन रॉन्ग, राइट। इफ़ इट इज़ द केस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैल्यूएशन बबल। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि देखिए, जब भी आप ये देखो कि कितने ऐसे सिनेरियोज हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बायजूस का एग्जांपल लिया, तो उस केस के अंदर वैल्यूएशन मल्टीपल्स इतना हाई चले गए, उसके बेसिस के ऊपर बाकी कंपनीज़ का भी वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो रेफरेंस वहाँ से आए। ठीक है, तो वो जो रेफरेंसेस थे वो सारे के सारे गलत लिए गए। ओके। वो सारे के सारे गलत लिए गए, यानी कि दे वर डिटैच्ड फ्रॉम द फंडामेंटल्स। तो यानी कि जब भी आपके मल्टीपल्स आपके फंडामेंटल्स को ब्रेक करके निकल जाए तो आप ये समझिए कि वैल्यूएशन बबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स किसी एक सेक्टर की तरफ इसलिए भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, जस्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैल्यूएशन बबल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, वैल्यूएशन बबल। और आपको आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कमिंग फ्यूचर्स में भी क्या क्या चेंजेस और वैल्यूएशन को लेके क्या क्या अपडेट्स और आने वाली है, और कौन सा सेक्टर ज़्यादा बूम करेगा और कौन सा सेक्टर बर्स्ट आउट करेगा। And for more information, visit our website purevalleyglobal.com and keep watching Pure Valley Talks. Thanks so much.